हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉमन मैथमेटिक्स। यहाँ पे एक पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है जिसको मैंने आज दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि एक लड़की ने कमेंट किया हुआ था कि दोनों लैंग्वेज में चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सिलेबस दे रखा है हमारे पास में। मैंने खुद से डिफाइन किया है कि क्या क्या आता है, उसी के हिसाब से बताया। ज़्यादा एक्स्ट्रा ना लिया है और ना ही मुझे आप लोगों को ज़्यादा कराना है, क्योंकि आप लोग कॉमन करने वाले हो, कॉमन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री है, जहाँ से एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का आता है। मिक्सचर, एलिगेशन का आ जाता है। कुछ डे, मैन, वर्क हो जाता है। परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। फिर सिंपल अलजेब्रा है जो कुछ सॉल्व करने के लिए आ जाता है। एलसीएम, एचसीएफ, यहाँ पे जो फ्रैक्शन वाली टर्म होती है, ठीक है, उस टाइप का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए आ जाता है। उसकी भी कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने। एज हो गया, बोट हो गया, ये टैंक टैंक ये हो गया। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और हम लोग इन्हें थोड़ा फॉर्मूले से करेंगे, ताकि क्योंकि आप लोगों ने बेसिक से पहले भी फॉर्मूले से पढ़ाई की हुई है। यदि फॉर्मूले के द्वारा हम करते हैं सॉल्व, तो इजीली समझ भी आता है और आराम से हो जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या आता है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो बेलनों की त्रिज्या। बेलन हमारे पास में मीन्स टू सिलेंडर्स है जिनकी रेडियस का रेशो दे रखा है 2:3, एंड इट्स ऊंचाई, जो उनकी ऊंचाई है, फिर हाइट बोल सकते हैं, 5:3 के अनुपात में है। तो उनके आयतनों का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। जो उनके आयतन है, मतलब बेलन फर्स्ट है एंड बेलन सेकंड है, मतलब सिलेंडर फर्स्ट सेकंड, इनका हमें आयतन होगा जो वो निकालना है, रेशो इनका। तो हमारे पास में यदि हम डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें, तो R1/R2, मतलब जो फर्स्ट रेशो दे रखा है उस ये रेडियस का स्क्वायर अपॉन H1/H2। हम जस्ट ये कर देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। जैसे हम पुट करते हैं यहाँ पे 2/3 करेंगे, 2/3 का स्क्वायर इंटू में 5/3। तो अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4/9 गुना 5/3, दैट मीन्स 20/27। तो आंसर तो हमारे पास आ गया 20/27। लेकिन अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये किस प्रकार से है, तो हमारे पास में इससे डरने की बात नहीं है। क्या है हमारे पास में, जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, πr²h। ये R1 हो जाएगा, ये H1 हो जाएगा, एंड πr²H2², ये हमारे पास होता है। पाई से पाई कैंसिल हुआ था एंड जस्ट हमारे पास ये चीज़ प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो हमने जस्ट ये चीज़ें फॉर्मूले से ही कैलकुलेट की है। यदि आप लोगों को ये फॉर्मूला आता है तो पाई से पाई कैंसिल करते हुए ये कैलकुलेट होगा और इजीली आप लोग इसे फाइंड कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परीक्षा में 27 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल होना, ठीक है, एंड 38 विज्ञान में फेल हुए हैं, एंड 19 दोनों में फेल हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट्स में। तो पूछा हुआ है द परसेंटेज ऑफ पास इन द बोथ सब्जेक्ट। तो बोथ दोनों सब्जेक्ट्स में पास के लिए पूछा हुआ है। ये हमारे पास में कुछ इस टाइप से है। ठीक है, जो कॉमन वाला पार्ट है वो ये है, यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा, ये 19% दे रखा है, और ये हमारे पास में जो इंग्लिश वाला पार्ट है ये 27 है, और जो विज्ञान वाला पार्ट है ये 38 है। लेकिन यहाँ वाला पार्ट है जो दोनों में कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो हमें अब निकालना है पहले तो कि कितने विद्यार्थी फेल हो गए हैं। कॉमन 19 हो गए हैं, इंग्लिश में ये अंग्रेजी में हमारे पास में 27 हो गए हैं, 38 हो गए हैं। तो कॉमन कितने जो स्टूडेंट है वो फेल हुए हैं। तो कॉमन स्टूडेंट के लिए हमें यूनियन निकालना होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे ये चीज़ ए है, ये बी है, एंड ये हमारे पास में दोनों का कॉमन पार्ट, दैट मीन्स इंटरसेक्शन है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास है, पहले फेल का निकालना पड़ेगा, देन टोटल 100% होती है और उसे इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 27
प्लस 38 माइनस 19। तो यहाँ से हमारे पास ये सब्सट्रैक्ट होगा, 19 बचेगा और 19 और 27 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 46। ठीक है, तो हमारे पास में 46% ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, पास्ड। तो टोटल 100%, 100 माइनस 46, आप लोगों को पता है कितना आने वाला है, 54%। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। ठीक है, जस्ट ये वाला एक फॉर्मूला रिमेंबर रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास में, एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर नाव चलाते हुए हर बार 5 घंटे का समय लेता है। ठीक है, देखो यदि कोई भी व्यक्ति है धारा की दिशा में जाएगा, मतलब कुछ धारा की स्पीड होगी, ये y मान लेते हैं, और कुछ जो बोट है उसकी स्पीड हो जाएगी x। तो दोनों स्पीड, आप लोग फिजिक्स या साइंस के स्टूडेंट हो, यदि एक ही डायरेक्शन में कुछ भी चीज़ चलती है तो स्पीड हमारे पास में दोनों की ऐड हो जाती है, दैट मीन्स x प्लस वाई हो जाएगा। साइंस वाले स्टूडेंट हो या फिर मतलब कोई भी स्टूडेंट है, आप लोग समझ सकते हो कि यदि एक ही डायरेक्शन में दो चीज़ें, मतलब एक आदमी अपनी गति से चल रहा है और उसमें थोड़ा सा और धक्का चल लगाएंगे तो वो थोड़ा और स्पीड हो जाएगी उसकी। ठीक है, लेकिन और यदि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, धारा इस टाइप से बह रही है और हम लोग बोट इस टाइप से चला रहे हैं, ये y है ये x है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। ये हमारे पास में स्पीड दे रखी है, फिर हमारे पास में किलोमीटर डिस्टेंस भी दे रखा है। डिस्टेंस इसके लिए विपरीत दिशा में चलते हैं, ये विपरीत दिशा वाला है, आप लोग देख सकते हो ये विपरीत दिशा वाला 13 किलोमीटर चल रहा है एंड जो सैम है वो 28 किलोमीटर चल रहा है एंड टाइम दे रखा है 5 आवर्स। तो यहाँ से स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। पहले वाली के लिए ये चीज़ें पुट करेंगे एंड दूसरे वाले के लिए ये वाली चीज़ें पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में, देखो ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, स्पीड, हम एस को और टी को, देखो यहाँ से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये वाली चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से स्पीड हमारे पास में एक की स्पीड ये दे रखी है एंड टाइम हमारे पास में दोनों में हर बार टी बराबर 5 है। देख सकते हो क्वेश्चन में 5 आवर्स दे रखा है, हर बार के लिए 5 घंटे दे रखा है। ठीक है, तो टाइम हो गया एंड डिस्टेंस हर किसी के लिए अलग अलग दे रखा है। ये चीज़ें हम पुट कर देंगे यहाँ पे, एस और टी मतलब 5 इंटू ये फर्स्ट वाली स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी एंड डिस्टेंस 28 किलोमीटर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28। यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 28 एंड जो सेकंड हमारे पास है 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 13। यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 13। तो इक्वेशन एक यहाँ से हो गया, ये इक्वेशन हमारे पास में 2 हो गई है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें पूछा हुआ है कि पानी की गति ज्ञात कीजिए, पानी मतलब धारा की गति ज्ञात कीजिए। हमने ये चीज़ धारा की गति मानी हुई थी तो हमें y कैलकुलेट करनी है जस्ट। ठीक है, ये हमने नाव की स्पीड थी, बोट की स्पीड है और ये धारा की, तो हमें y कैलकुलेट करना है। y कैलकुलेट करना है तो हमें x को एलिमिनेट करना है बाई एलिमिनेशन मेथड से, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सब ने। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, x को एलिमिनेट करना है, तो यदि इस इक्वेशन में से इस चीज़ को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा एंड देन ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 5 ये प्लस का 5 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का एंड देन ये भी प्लस का हो गया। तो 10y इज इक्वल्स टू, ये प्लस का है एंड ये माइनस का है, तो हमारे पास 15 हो जाएगा एंड y बटे में लेके आएंगे 15 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में, ये 3 अपॉन 2, और 3 अपॉन 2 को लिख सकते हैं 2 सही 1/2 हावर्स। ठीक है, तो हमारे पास में ये
स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। आप लोगों को डायरेक्ट लिख सकते हो कि x प्लस वाई स्पीड होगी है और धारा की विपरीत दिशा में चलेगी तो x माइनस वाई स्पीड हो जाएगी। एंड डिस्टेंस हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे जो भी चीज़ दे रखी है वो डायरेक्ट पुट करनी है। आप लोगों को इतना हर बार लिखना नहीं है, सब चीज़ें डिटेल में यहाँ लिखनी है चीज़ें हमें, ठीक है, डायरेक्ट इस जगह पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन वैसे तो हम रीजनिंग के हिसाब से पढ़ सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा मैथ लगने वाला है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ दे दिया है। यदि श्याम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता है तो वह कितनी बार 3 लिखता है, कि वो 3 को कितनी बार लिखेगा। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो 3 है मतलब जो वो 0 है, 0 को तो वो हमारे पास में 11 बार लिखेगा, 11 बार। एंड 1 को वो 21 टाइम लिखेगा। एंड जो यहाँ से आगे 2 3 एंड सो ऑन 9 तक आने वाले हैं उनको हमारे पास में ये 20 टाइम्स लिखेगा। बस यही चीज़ आप लोगों को तो बस यही चीज़ आप लोगों को रिमेंबर रख के रखनी है कि 0 को 11 बार रिपीट करेगा, 1 को 21 टाइम रिपीट करेगा एंड जो 2 से लेके 9 वाले ये डिजिट है हमारे पास ये 20 टाइम्स रिपीट करेगा। वो किस प्रकार करेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। जैसे हमारे पास में 0 और 1 को छोड़ते हैं, पहले हम इन जो 2 से 9 वाली डिजिट है इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे मैं 2 की बात करता हूँ तो एक जस्ट 2 हो जाता है, देन 12 हो जाता है, देन 22 हो जाता है, 32 हो गया, 42 हो गया, 42 हो गया। इसी प्रकार हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 72, 82 एंड 92 यहाँ तक है। देखो कितने हैं, 1 2, यहाँ पे देखो 2 बार रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 बार रिपीट हो चुके हैं यहाँ, ठीक है। ये 11 बार हो गए लेकिन जो 20 वाली लाइन है यहाँ पे अलग से रिपीट होते हैं। जैसे 20 हो गया, 21 हो गया, 22 को हमने लिख दिया है, 23 24 25 26 27 28 29, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार और रिपीट हुआ है। दैट मीन्स यहाँ से ये 20 हो गया। इसी प्रकार आप लोग 3 का देखोगे, 4 का देखोगे, 5 7 8 9, ठीक है, यहाँ तक सब चीज़ का सेम रिपीटेशन होगा, ठीक है। लेकिन 1 में क्या होगा, 1 में जो 100 वाला आने वाला है, जो 100 है यहाँ पे ये चीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी। 1 देखो, 1 में आएगा 2, 1 में आ जाएगा, 11 में आ जाएगा, 21 31 41 51 61 71 एंड 81 91, यहाँ तक की तो पढ़ा है हमने, 92 पढ़ा था तो 91 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक 100 एक्स्ट्रा आता है तो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, 21 टाइम रिपीट होगा। लेकिन 0 ना तो 0 में होती है, ना ही 0 की कोई लाइन होती है। जैसे हमारे पास में यहाँ 1 से 11 12 13 14 इस प्रकार से एक लाइन बन जाती है, 0 से कोई लाइन बनती ही नहीं है। तो हमारे पास में क्या होगा, 10 में होगा एक बार, 10 में होगा, 20 में होगा, 30 40 50 60 70 80 90, यहाँ तक हमारे पास में 9 बार रिपीट हो जाएगा 90 तक। लेकिन 100 में वो 2 बार और रिपीट होगा। तो ये हमारे पास में टोटल कितनी हो जाती है, 11। तो आप लोगों को जस्ट याद रखने वाली जो चीज़ें हैं, यहाँ से ये चीज़ केवल याद रखने वाली है, 0 11 बार रिपीट होगा एंड 1 21 टाइम रिपीट होगा एंड 2 से लेके 9 वाला जो डिजिट है वो 20 टाइम्स रिपीट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास है, आप लोग देख सकते हो इसकी पावर 4 दे रखी है एंड ये वाला भी 4 है और यहाँ सेम रिपीटेशन हो रहा है, इसकी पावर 2 है और यहाँ पे भी पावर 2 है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जस्ट फॉर्मूला लिखना है और चीज़ें आप लोगों को याद नहीं रखनी है, ये फॉर्मूला है। और यहाँ से यदि मैं ए इसकी स्क्वेयर, ए हमारे पास में कुछ भी हो सकता है, मैंने मान लिया कि ये ए स्क्वेयर है एंड ये बी कुछ भी हो सकता है, ये बी स्क्वेयर है। तो ये भी सेम वही फॉर्मूला, ये पावर टू ये है, ये पावर टू ये है। अब ए और बी की जगह क्या लिखना है,
ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वाला देख सकते हो ए स्क्वायर, सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है, ये जैसा ये भी है, ये जैसा है ये भी है। पावर 2 माइनस वाले से माइनस वाला जस्ट कैंसिल हो जाएगा ये। तो आप लोगों को जस्ट क्या लिखना है, ये वाली टर्म, डायरेक्ट ये वाली टर्म लिखनी है। मैंने तो बताने के लिए रिपीट किया है इस चीज़ को, लेकिन आप लोगों को क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में तो पूछा हुआ है कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो आप लोगों को स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये चीज़ अब मैं हटा देता हूँ, हमें ये डायरेक्ट लिखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो गया स्क्वायर रूट के लिए मतलब अंडर द रूट, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए वाली है ये बी वाली टर्म है। ए को सही से लिखूंगा तो 4 एकम 4, 4 की यहाँ पे गुना होती है, देन ये वाला प्लस हो जाता है। 4 एकम 4 प्लस 3 7/4, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। एंड सेकेंड टर्म हमारे पास हो जाएगी 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, ये सेकेंड टर्म हो जाएगी। अब इनका स्क्वायर करना है, 49/16 प्लस 49/9। ठीक है, ऊपर से 49 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो 49 कॉमन आ गया, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। एंड 1/16 प्लस 1/9, इनका एलसीएम लेके यदि हम करने वाले हैं तो ये 49 तो एज इट इज़ रहेगा। ये 9 + 16, इतनी कैलकुलेशन तो आती ही है आप लोगों को। 16 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई होने वाला है, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब वर्गमूल के अंदर से 49 का 7 निकल के आएगा, 25 का 5 निकल के आएगा, एंड 16 का 4 निकल के आएगा, एंड ये 9 का 3 निकल के आएगा। यही है 35/12। अब डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24 हो गया, एंड देन 11/12। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। ठीक है, जस्ट वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना था, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। मतलब यदि पिता की आयु अभी रिसेंटली x है तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी। एंड फिर कह रहा है और उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, वो 3 गुनी हो जाएगी, 3 टाइम्स। ठीक है, पिता की आयु 3 टाइम्स हो जाएगी, मतलब जो पिता की आयु है ये ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स जो पुत्र की आयु है 3 से डिवाइड होने के बाद आएगी। एंड 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र से 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले की बात पाते हैं तो 5 आ जाएगी। गुना की बात कर रहा है तो पुत्र की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये रहा 7 गुनी लिख रहा है यहाँ पे, तो पुत्र की आयु निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग ऑप्शंस, ऑप्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो इजीली कर पाएंगे, वरना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसमें वाई टर्म और आ जाएगी, जैसे अभी एक इक्वेशन बनाई थी हमने एक्स और वाई की फॉर्म में, उसी टाइप से ये भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, बाय यूजिंग ऑप्शंस करते हैं। पहले हम 40 का यूज़ करते हैं। यहाँ पे यदि हम 40 रखते हैं तो 5 साल बाद क्या आने वाला है, 45 आने वाला है। और 5 साल पीछे क्या आने वाला है हमारे पास में, 5 साल पीछे जाते हैं तो हमारे पास में ये 35 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 गुना, यदि ये 15 है, यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आने वाली है। ठीक है, तो 3 गुना हो गया। फिर 5 साल यहाँ पे जाएंगे तो ये 10 हो गया, यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये 7 गुनी है या नहीं, मतलब एक साइड से हमें कैलकुलेट कर लेना है। हमने एग्जाम्पल लिया, ये ऑप्शन लिया 40, देन प्लस हुआ 5, यहाँ पे 35 हुआ, और 3 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे 3 गुनी है तो हमें बच्चे की निकालनी है तो 3 से डिवाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे पास में जस्ट उल्टा है, यहाँ पे 3 गुना, पापा की एज 3 गुना दे रखी है, मतलब बच्चे की एज है जैसे 3 चाइल्ड एज, ये चाइल्ड एज बराबर फादर की एज, ये 45 है। तो एज है जो चाइल्ड की वो डिवाइड करके ये दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इस टाइप से निकली है। ठीक है, अब यहाँ से हमने 15 निकाल ली और ये इसको वापस से इसी प्रकार पैटर्न में लिखा हमने कि 15 10 5,
तो इसको हमें चेक करना है कि 7 टाइम है या नहीं है। तो 5 से हम गुना करेंगे तो ये 7 टाइम ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में फर्स्ट ही करेक्ट हो जाता है। यदि ये वाला करेक्ट नहीं होता तो हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ता एंड चेक करते कि वो क्या आने वाला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में दे रखा है 2 नल ए और बी एक टंकी को पूर्णतः भरने में क्रमशः 30 और 36 मिनट लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टैप्स ए एंड बी वुड फिल ए टैंक कम्प्लीटली इन 30 एंड 36 मिनट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जैसे हम काम एंड वर्क वाले क्वेश्चन करते हैं कि ए आदमी इतने दिन में करता है एंड बी आदमी इतने दिन में करता है, देन हम एलसीएम लेके टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से भी इसी प्रकार है। ये ए हमारे पास में 30 मिनट लगाता है एंड बी हमारे पास में कितनी लगाता है 36। तो टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम लेने के बाद में 180 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे इससे डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार आ जाएगा, यहाँ 6 टाइम आ जाएगा एंड ये 5 टाइम आ जाएगा। 36 से डिवाइड करेंगे तो इस चीज़ का 30 का एंड 36 का एलसीएम लिया है ये, ठीक है। जैसे काम और वर्क वाले क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे तो सेम उसी टाइप से है। तो एलसीएम लिया 180 हुआ, फिर 30 से डिवाइड किया, मतलब ये एक कितना यूनिट काम कर रहा है एक घंटे में, 1 मिनट में, ठीक है। ये हमने निकाला है कि 1 मिनट में जो नल ए है वो कितना यूनिट भर रहा है, और टोटल यूनिट हमारे पास में 180 दे रखा है। 1 मिनट में ए इतनी भरता है एंड बी इतने भरता है, तो दोनों साथ मिलके कितना भरेंगे 11 यूनिट। ये दोनों साथ मिलके 11 यूनिट भरेंगे और बी अकेला 5 यूनिट भरेगा। इसने क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में, दोनों नलों को खोल दिया जाए। यदि एक साथ दोनों नलों को खोल दिया जाए, अब नल ए को कब बंद करना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। ए नल को हमें कुछ टाइम बाद में बंद करना है, मतलब ये काम तो होगा नहीं, फिर ये काम कंटिन्यू होता रहेगा, 5 यूनिट भरेगा। स्टार्टिंग में हमारे पास में 11 यूनिट वो कंटिन्यू भर रहे हैं दोनों पाइप आपस में मिलके, लेकिन हमको कुछ टाइम बाद में बी को, ए है जो उस ठूंठी को बंद कर देना है एंड बी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो वो तो 5 यूनिट कंटिन्यू चलाता ही रहेगा। अब हमें क्या करना है कि कितने मिनट बाद करना है, ऑप्शंस का यूज करेंगे यहाँ भी, अदरवाइज थोड़ा सा वैसे करने लगेंगे तो एक्स और ये सब चीज़ें आ जाएंगी। एक्स और ये सब चीज़ें लगाना चाहो तो मान लो एक्स, ये एक्स मिनट बाद भरेगा, और तो फिर 5 वाला कितना चलेगा 18 माइनस एक्स, इस टाइप से हमारे पास 180 आएगा। तो ये सब चीज़ें तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की हो जाती हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोग इजीली कर पाओगे ये वाली चीज़ें भी। लेकिन हम लोग एग्जांपल से किस टाइप से करेंगे, जैसे यहाँ बोला हुआ है कि 15 मिनट बाद, तो 15 मिनट बाद टोटल 18 मिनट लेनी है, दैट मीन्स ये 3 मिनट बचेंगी बाद में। तो 15 मिनट तक कौन काम करेगा 11 यूनिट, एंड 3 मिनट कौन काम करेगा 5 यूनिट। अब इनकी हम गुना करते हैं, जस्ट 15 गुना 11 तो 55, ये हमारे पास 165 हो गया। 11 मिनट में ये 15 मिनट में 165 यूनिट भरेंगे, और ये 3 मिनट में कितना भरेगा 5 दिया 15। अब देखते हैं कितना हो गया 180। ये तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारे पास में करेक्ट हो गया है। बाकी और भी ऑप्शंस को आप चेक करना चाहो, जैसे हम 12 का देखते हैं, 12 के बाद में वापस बची हुई 6 हो गई, तो 11 दूनी 22, 11 कम 11 और एक 12 13, ये 32 हो गया। प्लस में 6 मिनट बची, 5 6 30, ये हमारे पास 162। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वगैरह ये तो सब गलत हो जाते। जो भी ऑप्शन गलत होता वो आप लोग हटा देते, और यदि आप लोगों को लग रहा है कि ऑप्शंस का यूज़ करते हुए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हमें ये वाली चीज़ें यूज़ करनी है। ये किस प्रकार से यूज़ करना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ अभी। क्या है, हम मान लेते हैं कि x मिनट बाद भरना बंद हो जाएगा, मतलब x मिनट में तो 11 यूनिट चलेगा, x मिनट में तो 11 यूनिट काम करेगा ही करेगा, प्लस में बाकी कितनी यूनिट बची हुई, कितनी मिनट बची हुई है, 18 में से x घटा देंगे वही तो मिनट बची हुई है, और इस टाइम पे हमारे पास कितनी यूनिट काम करेगा 5 यूनिट। तो यहाँ से हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल यूनिट 180 दे रखा है, तो इसे x के लिए हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इससे भी आप लोग इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि करने पर
800 रुपये की एक राशि 926.10 रुपये कितने वर्ष में बन जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ हमें कैलकुलेट करना है कितने वर्ष में बन जाएगी। यहाँ जो रेट दे रखा है आर दे रखा है वो 10% दे रखा है, एंड टाइम पूछा हुआ है कि टी कितना आने वाला है। फिर पूछा हुआ है हमारे पास में, हाँ पी भी दे रखा है हमारे पास में 800 दे रखा है, एंड टोटल लास्ट वाला जो अमाउंट है वो भी दे रखा है 926.10। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। और यहाँ पे फिर पूछा हुआ अर्धवार्षिक के लिए, ये चीज़ आप लोगों को देखनी है, अर्धवार्षिक। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है, हाफ ईयरली। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टी। अब टी हमारे पास में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे 2t आ जाएगा एंड रेट का हाफ हो जाएगा। एक मिनट रुको, यहाँ पे अभी t लिख रहा हूँ मैं, जस्ट t। तो क्या करना है हमारे पास में, जो रेट है, जब जब हमारे पास में हाफ ईयरली की बात करेंगे तो रेट को आधा, हाफ ईयर का हाफ हो रहा है, रेट को हाफ करो तो हमारे पास में 5 हो जाएगा। जब ईयर हाफ हो रही है तो एक ईयर में हमारे पास में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ईयर 2 साल के बराबर सी लगेगी। हाफ ईयर कर देंगे, हाफ हाफ 2 टाइम पीरियड हो गए, तो टाइम को 2 गुना करेंगे। ठीक है, टाइम 2t हो जाएगा। यहाँ पे जो इस जगह पे लिखेंगे वो हमारे पास में 2t हो जाएगा, एंड जो हमारे पास में रेट होगा, रेट को हाफ कर देंगे तो अपॉन में ये 200 आ जाएगा। फॉर्मूला तो सिंपल यही था टी करके, लेकिन जैसे ही हमने रेट को हाफ किया तो अपॉन में 200 हुआ, टाइम को 2 गुना किया तो ये हुआ। यदि जो टाइम पीरियड है वो क्वार्टरली हो जाता है, क्वार्टरली मतलब 4 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट हो जाते हैं तो हमारे पास में जो रेट है उसके भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, बटे में 4 आ जाता है यहाँ पे, एंड जो टाइम है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है क्योंकि 4 पार्ट हो जाते। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, जस्ट अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो अमाउंट हमारे पास में 926.1 इज इक्वल टू ये 800 दे रखा है, एंड यहाँ पे 1 प्लस 10 अपॉन 200, यहाँ पे 2t है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1/20 आया, 21/20 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा इसे हटा देता हूँ मैं, यहाँ से हो गया 926.1, ये 800 को डिवाइड में लेके आ जाता हूँ, एक जीरो से कटेगा तो 8,000 हो जाएगा, एंड यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 21/20, यहाँ की पावर 2t। अब हमें देखना है कि ये पावर कैलकुलेट करनी है। पावर कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें देखना पड़ता है कि ये कितने की पावर में, मतलब एक प्रकार से एलसीएम कैलकुलेट, वो फैक्टर करना पड़ता है, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, फिर देखना पड़ता है कि हमें कितने कितने के पेयर बन पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ से क्या देखते हैं, यदि 20 की पावर 3 कर देते हैं तो 8,000 आ जाता है, मतलब 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आ जाता है, पीछे एक जीरो है, देन वो पीछे 3 जीरो में कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है, कहीं ना कहीं यदि हम लोग इसे एक प्रकार से समझें तो जो एग्जामिनर है वो ज़्यादा कैलकुलेशन करने के लिए तो देगा नहीं। जैसे ही हमें इसका पता चला हम इसको भी मान लेते हैं कि ये 21 का ही क्यूब आने वाला है, ये 21/20 इसकी क्यूब आने वाली है। ठीक है, ये भी 21/20 का क्यूब हो गया, ये 2t के बराबर हो गया। यदि इस चीज़ को और इस चीज़ को आपस में इक्वल रखेंगे तो 2t बराबर 3, देन t बराबर 3/2, और 3/2 को हम कितना लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं, 1 सही 1/2। ऑप्शन नंबर सेकंड है जो वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा जस्ट फॉर्मूले का ही खेल है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो जाती है। मैं आप लोगों को बाय यूजिंग फॉर्मूला ही करा रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो ट्रिक से इजीली कर पाते हो वो याद भी रह जाती हैं, लेकिन यदि हम लोग सब चीज़ें ट्रिक से करोगे तो कहाँ तक आप लोग याद रख पाओगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि एक एक मिनट भी पर क्वेश्चन आप लोग लगा देते हो तो 10 मिनट का काम है और इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे रीजनिंग हो गया, सीडीपी वगैरह हो गया, यहाँ पे तो टाइम इजीली
जो पता है वो हो जाएगा, जो नहीं पता वो नहीं पता, ठीक है। तो मैथ वाले पोर्शन में थोड़ा सा टाइम 1-1 मिनट पर क्वेश्चन लग भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है इजीली वो हो भी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 8, 15, 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या किसके बराबर होगी। यहाँ पे बोला हुआ है द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8, 15 एंड 24 इज इक्वल टू। लीस्ट स्क्वायर का मतलब है जो छोटे से छोटा पूर्ण वर्ग, छोटे से छोटा कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास में एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है। ये हमारे पास नंबर दे रखे 8, 15, 24। यदि इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम यदि मैं इनका एलसीएम निकाल लेता हूँ, इसका मतलब है ये जो एलसीएम आएगा वो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। और एचसीएफ का क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। ये डिवाइड होने वाला नंबर है, ये डिवाइड करने वाला नंबर है। जस्ट आप लोगों को ये चीज़ें याद ज़्यादा रखने वाली है। ये एलसीएम डिवाइड होने वाला नंबर, एचसीएफ डिवाइड करने वाला नंबर। अब यहाँ पे क्या पूछा है, तीनों से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। यदि सिंपली पूछता छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो तो डिवाइड होने वाली तो जस्ट एलसीएम हो जाता, लेकिन इसने पूछा हुआ है पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए दैट मीन्स कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी पेयर की कमी होगी हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम इसका गुणनखंड करते हैं, ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 15, 12 एंड 2 से करेंगे ये 2 आ जाएगा, ये 15, ये 6, फिर 2 से करेंगे 1, 15 माइनस 3, फिर 3 से करेंगे 1, 5, 1, 5 से करेंगे तो 1, 1, 1। तो ये हो गया। तो अब हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। एक ये पेयर बन गया, पेयर हमें दोनों लेने हैं नंबर, ऐसा मत कर देना कभी एक ही नंबर ले लो, लेकिन इसका पेयर नहीं है तो हम इसका पेयर बना के लिख देंगे, ठीक है। फिर 3 का भी पेयर नहीं है, 3 का भी पेयर बना के लिख देंगे। 5 का पेयर नहीं है, 5 का भी पेयर बना के लिख देंगे। मतलब जिस पेयर की कमी थी हमने वो पेयर कर दिया है एंड देन हम इसे सिंपली कैलकुलेट कर देंगे। एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम में इन सब की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो भाग होने वाला नंबर निकल जाता है। लेकिन हमें कंप्लीट स्क्वायर चाहिए था, ये लीस्ट स्क्वायर, तो जिस भी पेयर की कमी थी हमने वो पेयर और कंप्लीट कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4 हो गया है, 4 की और 5 की गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 4 और 5 की गुना करेंगे तो 20, और 3 3 की गुना करेंगे 9, 20 गुना 20, तो 20 20 के आपस में गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। 9 गुना में 400 और 400 के गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया ये 3600। ऑप्शन नंबर हमारे पास में थर्ड अब वो करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रिया मूल्य, दैट मीन्स 6 पेनों का जो कॉस्ट, ये सेलिंग प्राइस है एसपी, 6 पेनों का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8 पेनों का सीपी। हम इन्हें इस टाइप से भी कर सकते हैं, एंड मैंने प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चंस करा रखे हैं कि 11 मीटर कपड़ा इतने रुपए में बिचा, 8 मीटर कपड़ा इतने रुपए में बिचा, ये सब चीज़ें पूछने लग जाता है, ठीक है। तो सेम उसी वे में है ये क्वेश्चन भी, और उनको भी इसी वे में कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार इसे इस वे से करते हैं, और फिर जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में करा रखा है उस वे से, जो आप लोगों ने मतलब 6ठी 7वीं 8वीं क्लासों में पढ़ा हुआ है उस वे से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एस पी अपॉन सी पी क्या आने वाला है, इसको इधर लेके आ जाएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा 8/6। तो इसको लिखेंगे तो 4/3। एस पी अपॉन सी पी ये आ गया। इसने पूछा हुआ है कि प्रॉफिट या फिर लॉस कितना परसेंटेज है। यदि एस पी माइनस सी पी करते हैं, अपॉन में सी पी करते हैं, इनटू में 100। यदि ये चीज़ पॉजिटिव आ जाती है दैट मीन्स हमारे पास में प्रॉफिट होता है, यदि ये चीज़ नेगेटिव आ जाती है दैट मीन्स हमारे पास लॉस होता है। अब कितना परसेंटेज आएगा वो यहाँ से कैलकुलेट करके ही पता चलेगा, लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। यदि सी पी को मैं अब इन दोनों के बटे में करता हूँ, एक बार इसके बटे में, एक बार सी पी के बटे में खुद, तो एस पी एक बार हो जाएगा एस पी अपॉन सी पी, फिर हो जाएगा सी पी अपॉन सी पी, तो 1 ही हो जाएगा, इनटू में 100 है ये,
एस पी अपॉन एस पी 4/, हमें 3 दे रखा है, 4/3 -1, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1/3। ये 1/3 हो गया, इंटू में 100 है, तो 100 अपॉन में 3 दैट मीन्स 33 सही 1/3%। तो पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स हमारे पास में लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब जैसा मैंने लास्ट ईयर जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है मैंने कराए थे क्वेश्चन, वहाँ पे किस टाइप से कराया था वो समझा देता हूँ आप लोगों को एक बार। वहाँ पे कुछ मूल्य दे रखा होता था कि 100 रुपये मान लिया, इतना रुपये दे रखा है, इतने रुपये दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स मान लेंगे। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस किसका, ये 6 पेन का, 6 पेन का सेलिंग प्राइस एक्स है, और सी पी है जो 8 पेन का वो भी एक्स है, क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर बराबर दे रखा था। अब हमें क्या करना होता है, पेनों की संख्या को बराबर करना है, जस्ट ये वाली चीज़ को हमें बराबर करनी है, एंड देन यहाँ पे काम करना शुरू कर देना है, क्योंकि हमें तो कॉस्ट पता होना चाहिए, सी पी एस पी ये सब चीज़ें, वही फॉर्मूला जस्ट उसी फॉर्मूले में पुट करना है लास्टली, एस पी माइनस सी पी अपॉन में सी पी इंटू 100, यहीं पुट करना है वैसे तो चीज़ों को। ठीक है, तो ऊपर वाले में यदि मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाले में यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाएंगे, ये 48 हो जाएगा, ये भी 48 हो जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ हुआ। अब देखो सी पी है जो एस पी है वो 8x है, और ये सी पी है वो 6x है, मतलब बड़ा कौन सा है 8x है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मतलब हमें प्रॉफिट हुआ कहीं ना कहीं, जहाँ पे हानि है वो चीज़ तो ऐसे ही कैंसिल हो गई है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट देख लो, 2x का हमें प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए सी पी से डिवाइड करते हैं, 6x इंटू में 100 कर देंगे, x से x भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 इंटू में 100 है तो 33 सही 1/2। इस टाइप से भी कर सकते हैं, और जो अभी मैंने कराया था वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पिछली एक्सरसाइज से मैं कराता आ रहा हूँ ये इस टाइप से है। उन क्वेश्चंस को भी उसी प्रकार से कर सकते हैं कि 11 जोड़ी कपड़ों का जो एस पी है बराबर है 10 जोड़ी कपड़ों का सी पी, इस टाइप से वो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी टाइप से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 5% वृद्धि हो जाती है। जो प्रथम वर्ष है वहाँ पे 5% वृद्धि हो जाती है, फिर अगले वर्ष में इसमें 5% की कमी हो जाती है, एक वर्ष बढ़ती है एंड दूसरी वर्ष वो घट जाती है। तो इसमें यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 79,800 थी, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में कितनी जनसंख्या थी। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं हम, इन द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज्ड बाय 5% इंक्रीज हो रही है, एंड इन द नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज बाय 5% इफ एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन वाज, ये हमारे पास पॉपुलेशन दे रखी है, दैट इट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, कि फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन होने वाली है, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्या मान लूँगा, जो फर्स्ट ईयर था वहाँ पे कितनी जनसंख्या थी, मैं एक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ कि एक्स हमारे पास फर्स्ट ईयर में जनसंख्या थी। फिर क्या 5% यदि इंक्रीज होती है, यदि 5% इंक्रीज होती है तो वो टोटल परसेंटेज कितनी हो जाती है 105%। फिर उसको सही करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, बटे में 100 करेंगे, दैट मीन्स 21/20, ये चीज़ हमारे पास आने वाली है। ठीक है, तो 105% हमारे पास में जो फर्स्ट सेकेंड ईयर है उसके स्टार्टिंग में हो जाएगी 21/20, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में हो गई। फर्स्ट ईयर में ये थी हमारे पास में 5% इंक्रीज हो गई है, अब ये सेकेंड ईयर की जनसंख्या हो गई है। ठीक है, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग वाली, अब सेकेंड ईयर में 5% फिर घटाने, 5% घटाएंगे तो वो 95 हो जाएगी। यदि हमारे पास में इसी टाइप से हर ईयर रिपीट एंड रिपीट घटती जाती है, बढ़ती जाती है, जो भी है ये, तो हम क्या करते जाते हैं, हर बार उसी टाइप से करते जाते हैं। ये 95/20 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 19 अपॉन, ये 95/100 है तो 19/20। ठीक है, इसकी जगह हम 19/20 लिख देते हैं। 19/20 ये दे रखा है 79800,
ये दूसरी तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, x इज इक्वल्स टू 79800 इंटू में 2020/21 ठीक है। अब इसे हम कट करते हैं, ऊपर वाले को थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं। इसको यदि 3 से कट करते हैं, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 0 0। फिर अब इसे हम 7 से कट करते हैं, 7 एकम 7, 7 या 21, 7 8 56, 0 0। फिर 19 से दिख गया, 19 एकम 19, 19 दूनी 38। ठीक है, अब इन चीज़ों के हम गुना कर देंगे। ये हमारे पास में 400 बनने वाला है एंड ये 200 है। 400 गुना 200, 4 दूनी 8, फिर 4 जीरो आ जाएंगे पीछे, तो क्या हो गया 80,000। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता चल रहा था कि ये इससे कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं, क्योंकि जो ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास वो कंप्लीट एक प्रकार से कंप्लीट नंबर दे रखा है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो डिवाइड में नंबर्स दे रखे हैं इनको कहीं ना कहीं डिवाइड जरूर करेंगे। ठीक है, तो हमने इसलिए डायरेक्ट इनको कट करते गए। तो यही था हमारे पास में आज के लेक्चर में। थोड़ा लेंथी हो गया है पोर्शन, क्योंकि ये पीजीटी का भी था, तो पीजीटी में थोड़ा बहुत एडवांस पूछ लेते हैं कई बार। लेकिन चाहे आप लोग टीजीटी का करो पीजीटी का करो, दोनों का लगभग सेम ही होता है। लेकिन पीआरटी का थोड़ा सा इजी लेवल वाला आ जाता है, लेकिन टीजीटी थोड़ा सा और इससे इजी समझ सकते हो, पीजीटी में थोड़ा सा एडवांस हो गया है। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन जाए। और मैंने यहाँ पे पूरे फुल डिटेल के साथ समझाया है कि कौन सा फॉर्मूला लगा है, क्या लगा है। यदि आप लोगों को डायरेक्ट ट्रिक टाइप से समझाने वाले होते हैं तो वो अच्छे से समझ नहीं आ पाते, मतलब समझ आ भी जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ टाइम के बाद आप लोग भूल ही जाते हो अक्सर। लेकिन यदि आप लोग फॉर्मूला या फिर किस प्रकार से वर्क करती है ये चीज़ें ऐसे कैलकुलेट करते हो तो अच्छे से समझ आ जाते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।